यस बैंक में केवल 50,000 करोड़ में से केवल 6,000 करोड़ की रिकवरी हुई है। लेकिन अगर बात करूं पीएनबी की, तो पीएनबी के जो एनपीएस थे ना, वो 2022 में 12% से घट के अब केवल 4% रह गए हैं। तो आप देखो, अगर परसेंटेज वाइज टर्म्स में आपको मैं वैसे बताऊं तो लगभग 75% बैंक ने जो एनपीए है उनमें कटौती की है, और फिलहाल केवल बैंक के पास 25% जो एनपीए का रेशो उनके पास 2022 में था, उसका केवल 25% रहा है। तो जब बात करें कंपैरिजन की, तो कंपैरेटिव अगर पीएनबी की ग्रोथ आप देख रहे हैं कि वो कहीं ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू यस बैंक। तो आप जब भी किसी भी स्टॉक को लेने जाते हैं ना, तो उसको उस स्टॉक का परफॉर्मेंस आपको दूसरे अदर बैंक के परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर जरूर करना है, ठीक है। ना ही तो मैं पीएनबी में इन्वेस्टेड हूं, ना ही मैं यस बैंक में इन्वेस्टेड हूं। मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूं, वो इंफॉर्मेशन जो मेरे स्टडी रिसर्च का पार्ट होता है। जब भी मैं कोई स्टॉक फाइनली लेती हूं, तो उस स्टॉक को फाइनल लेने से पहले मेरे पास बाकी अदर स्टॉक की क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। जिनको भी मैं छोड़ती हूँ उनको छोड़ने के पीछे के रीजंस होते हैं। तो अगर यस बैंक और पीएनबी की बात करूं ना, तो यस बैंक के कंपैरिजन में पीएनबी फार बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर भी पीएनबी में थोड़ी होप दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन अभी चार्ट पे फिलहाल अगस्त 2025 की बात करूं तो चार्ट पे अभी वीकनेस है। चाहे कोई भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, जब तक उसका चार्ट उसके साथ नहीं होता, जब तक टेक्निकल एनालिसिस, जब तक टेक्निकल चार्ट पैटर्न उसका साथ नहीं दे रहा होता, तब तक उस स्टॉक में बाइंग सेंटिमेंट्स नहीं आते। क्योंकि आजकल आप जानते हो ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा एआई से भी ट्रेड करता है। तो जो भी एआई से जितनी ट्रेडिंग होती है ना, वहां पे फंडामेंटल बिल्कुल वर्क नहीं करते। इसलिए वो जो एआई की पकड़ में अगर आप आना चाहते, मतलब एआई के फेवर, जिधर एआई ट्रेड के लिए बोल रहा है, अगर आप भी उधर ट्रेड लेना चाहते हो ना, इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। क्योंकि टेक्निकल चार्ट को रीड करके ही एआई ट्रेडर लोगों को बाय और सेल के सिग्नल देता है। उनको फंडामेंटल नहीं पता है, उनको न्यूज का नहीं पता, उनको हिस्ट्री का नहीं पता, उनको उनको किसी और बिजनेस किसी चीज से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ केवल और केवल चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करने हैं। तो एक बड़ा ट्रेडिंग का हिस्सा जब इस तरह की प्रैक्टिसेस करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको उसके अगेंस्ट वर्क नहीं करना। तो टेक्निकल चार्ट जब तक किसी भी स्टॉक में बुलिश सिग्नल नहीं देते, मैं एंट्री नहीं करती। मैं थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखती हूँ। मेरा जो सिद्धांत है ना, वो फंडामेंटली गुड स्टॉक प्लस टेक्निकल बुलिश, जो टेक्निकल चार्ट पे भी बुलिश शो हो रहे होते हैं ना, मैं उन स्टॉक्स में जाके एंट्री करती हूँ, ताकि मेरा पैसा सेफ भी रहे। देखो, जो नए आने वाले लोग हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि कहाँ पैसा लगाना है, तो उनका पहली प्रायोरिटी तो होना चाहिए पैसा सेफ रहे। लेकिन अगर आपको नॉलेज भी हो गया है, टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, फंडामेंटल भी आता है, चार्ट की समझ भी है, तो उस केस में आपको पैसा सुरक्षित के साथ साथ अब आपको ग्रोथ भी चाहिए। यह आपका सेकंड मतलब सीढ़ी होगी शेयर मार्केट में सक्सेस जर्नी की। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग फिलहाल जो पंजाब नेशनल बैंक है वो इस वक्त बुल सिग्नल नहीं दे रहा है। अगस्त 2025 की में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, फिलहाल टेक्निकल चार्ट पे बेयरिश सेंटिमेंट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से पीएनबी भी फिलहाल थोड़ा, अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा आप अपना और स्टडी रिसर्च करें, आपका टेक्निकल क्या कहता है, आपका फंडामेंटल क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें एंट्री एग्जिट जो भी करना है। मेरा फिलहाल मेरा टेक्निकल चार्ट इसमें एंट्री की सजेशन मुझे नहीं देता, मेरा ट्रेडिंग सेटअप नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी इंडसइंड बैंक पे। हाल फिलहाल में इंडसइंड बैंक ने लगभग 1 महीने तक न्यूज़पेपर की सुर्खियां बटोरी थी, और 1 महीने तक न्यूज़पेपर में बहुत जोर से छाए रहने के बाद इंडसइंड बैंक कहीं ना कहीं ठंडा होते हुए दिख रहा है। एक तो बहुत बड़ी गिरावट एक दिन आई ही थी, जिस वक्त इंडसइंड बैंक में ये खबरें आई थी कि इंडसइंड बैंक अपने माइक्रो फाइनेंस अकाउंट्स को अच्छे से उसको वहां पे अंडर रिपोर्टिंग, ये ऑलमोस्ट ये वो सेम सा केस आप मान सकते हो जो आपको कहीं ना कहीं यस बैंक में 2017 में होते हुए दिखाई दिया था ना, कि रिपोर्टिंग ही नहीं प्रॉपर हो रही है, जो माइक्रो फाइनेंस खाते हैं उनमें गड़बड़ियां हैं। इस तरह के आरोप इंडसइंड बैंक पे लगे हैं, और इस तरह के आरोप किसी भी बैंक पे लगना कि वहां पे अकाउंट्स बैलेंस शीट में ही कुछ प्रॉब्लम छेड़छाड़ की जा रही है बैंक के द्वारा, तो एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को पदों से
से भी हटाया गया था, ये भी आपने देखा था। बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट्स की रीअपॉइंटमेंट हुई थी, नए चेंज हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं जैसे ही मुझे किसी बैंक में दिखती है ना, तो मैं उस बैंक को अपने एंट्री क्राइटेरिया से हटा देती हूँ। मैं उस तरह के बैंक में एंट्री नहीं करती हूँ जहां पे किसी तरह के कोई स्कैम की चर्चाएं या फिर किसी तरह के कोई मॉल फंक्शनिंग की चर्चाएं जब किसी स्टॉक के बारे में न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनाने लगती है ना। आपको भी ये बहुत बेहतरीन तरीका बता रही हूँ बुरे स्टॉक में फंसने से अगर आप बचना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि इंडसइंड बैंक बुरा स्टॉक है या कोई और स्टॉक बुरा स्टॉक है, मैं अपना क्राइटेरिया बता रही हूँ। जैसे ही मैं किसी भी स्टॉक के बारे में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में कुछ भी बुरा देखती हूँ ना, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के मन में शंका पैदा करता है, वो उसमें पैसा नहीं लगाता। DIIs उसमें पैसा नहीं लगाते, FIIs तो बिल्कुल नहीं लगाते। FII कभी भी स्कैम वाली कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। जिस कंपनी की नेगेटिव न्यूज मार्केट में, नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में है ना, देखो ये बात बता दूं आपको, स्टॉक मार्केट सारा का सारा सेंटिमेंट ड्रिवन है। आप सेंटिमेंट के साथ चलोगे, आप जीत जाओगे। अगर आपने अगेंस्ट सेंटिमेंट पैसा लगाया तो आपका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक ऐसा बैंक जिसमें कि सेंटिमेंट ही नेगेटिव है, जिसमें कि उसकी खबरें ही नेगेटिव है, उसमें जाके पैसा लगाना, और वो भी स्कैम, और वो भी बैंकिंग जैसा, ठीक है। क्योंकि इनको रिसेंटली इनकी जो लोन बुक थी उसमें माइक्रो फाइनेंस जो खाते थे उसमें इन्होंने कुछ गड़बड़ियां की थी। इसके चलते RBI से इनको काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था, बहुत सारे रेजिग्नेशन भी हुए। तो इस वजह से जो इंडसइंड बैंक है वो भी मेरी कैटेगरी से आउट है। तो ये बड़े बड़े मेजर मेन इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये बैंक्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे ये तो समय ही बताएगा, इनके फंडामेंटल और इनके टेक्निकल ही बताएंगे किस तरह से सबसे बेस्ट बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक चूज करते हुए वो कौन से एनालिसिस, वो कौन से पैरामीटर्स आपको अपने स्टडी में शामिल करने हैं। अगर आप ये मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग स्टॉक चूज करते वक्त, ताकि आप बेस्ट बैंक को चूज करो। वो सारी चीजें आपको मेरे वो मेन पैरामीटर्स कौन से हैं, वो किन किन चीजों को देख के आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये वाला बैंक बेस्ट है और अगले 10 साल के लिए बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर ये आप सब जान, तो फंडामेंटल एनालिसिस पे मेरा एक बहुत शानदार कोर्स चल रहा है जिसमें मैं मेरे अपने तरीके कि मैं किस तरह से कोई बैंकिंग स्टॉक चूज करती हूं, मेरे वो पैरामीटर क्या है, मैं किस तरह से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करती हूं, ये सारा मेरा कोर्स का पार्ट होगा। लेकिन इसके अलावा बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो में मिलने वाली है। मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक्स को, जो आपके फेवरेट हैं, उन बैंक्स को डिस्कस कर रखा है। और अगर इन बैंक्स की ये इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है ना, तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में शुरुआत में आने के वक्त आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको लॉस नहीं होना चाहिए, आपका कैपिटल ट्रैप नहीं होना चाहिए। जिस भी दिन आपने इस उद्देश्य से पैसा लगाना स्टॉक मार्केट में शुरू कर दिया ना, जिस भी दिन आपने सेफ हेवंस को खोजना शुरू कर दिया ना, उस दिन से आपका पैसा और पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक आप केवल दो रुपए के ट्रेड, 100 रुपए के ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, ये ट्रेड, वो ट्रेड, यहाँ पे आप उलझे रहे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी। बहुत बड़े बड़े लॉसेस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपको जानना होगा कि अगर लॉन्ग टर्म स्टॉक पिक करने हैं तो आपको उस सेक्टर के इस तरह की जो बारीक इंफॉर्मेशन है जो आपको मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ, वो सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अपने इस फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो सीरीज में आप लोगों के वैल्यू एडिशन के लिए एक और नया इनिशिएटिव लेके आई हूँ। टॉप 500 इंडियन स्टॉक्स की लिस्ट में आपको ये सीरीज पूरे होते होते दे दूंगी। ये पूरी सीरीज में आपको वो टॉप 500 कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा, किस सेक्टर की वो कौन सी दिग्गज 4 से 5 कंपनीज हैं जिनमें नए आने वाले न्यू इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना है, और उनके बाहर न्यू इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट एडवेंचर नहीं करने। क्योंकि न्यू इन्वेस्टर अगर इन 500 टॉप 500 इंडियन कंपनीज से बाहर अगर एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत
बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको उनका पैसा मल्टी बैगर रिटर्न देने की बजाय वो मल्टी ईयर के लिए ट्रैप होके रह जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री मनीषा पे। और अगर आपको शेयर मार्केट में काम करते हुए शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपको नहीं समझ में आता फंडामेंटल एनालिसिस क्या कैसे किया जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करें कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल होते जाएं, तो ये वाली मेरी सीरीज आपको मदद करेगी हर कंपनी को, हर स्टॉक को अच्छे से गहनता से समझने के लिए। तो आइए चलते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक होगा ना वो होगा बैंकिंग सेक्टर को लेके। बैंकिंग सेक्टर के वो कौन से दिग्गज स्टॉक्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के वो कौन से ऊपरी 4 से 5 कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं जिनमें कि अगर आप जाके पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में किसी भी तरह का ट्रैप फील नहीं होगा और लॉन्ग टर्म में जाके आप 12-13% का एक नॉर्मल एक अच्छा सा हैंडसम रिटर्न आप ले सकते हैं। देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि अभी अभी आप सेविंग अकाउंट और एफडी के ब्याज दरों से बाहर आए हैं और तुरंत आपको शेयर मार्केट में, वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि शेयर मार्केट में आपको 15 दिन में पैसा डबल हो जाएगा या आपको शेयर मार्केट में मल्टी बैगर मिलेगा, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, मल्टी बैगर बनने वाली कंपनी 1000 में से केवल एक कंपनी होती है और वो भी कभी इन्वेस्टर को पता नहीं होती कि कौन सी कंपनी मल्टी बैगर बनने वाली होती है। ये हमारा लक होता है, ये हमारे चांस की बात होती है। हम अच्छे फंडामेंटल और अच्छे टेक्निकल करने के बाद किसी कंपनी में एंट्री करें और हम जब 1000 कंपनी में पैसा लगाएंगे ना, तो उन 1000 में से केवल एक कंपनी जाके हमें मल्टी बैगर रिटर्न देगी। तो वो एक बहुत लंबा रास्ता उसके लिए आपको तय करना होगा। बहुत अच्छी खासी आपको फंडामेंटल और टेक्निकल करना आना चाहिए, तब जाके आप मल्टी बैगर स्टॉक्स की तरफ पहुंच पाओगे। लेकिन शुरुआत में हमारा काम मल्टी बैगर सर्च करने की बजाय गुड लॉन्ग टर्म स्टॉक्स फॉर आवर पोर्टफोलियो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने पोर्टफोलियो में कूड़ा कबाड़ा भरने की बजाय अच्छे कंपनीज के, गुड हेल्थ वाली कंपनीज के और जिनका बिजनेस पोटेंशियल अच्छा है, उन कंपनीज के स्टॉक्स को शामिल कर सके। तो आइए वन बाय वन बैंकिंग स्टॉक्स के कंपनीज पे आज नजर डालेंगे। वो बैंकिंग स्टॉक की, वो बैंकिंग सेक्टर की वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसमें आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और आपका पैसा खराब भी नहीं होगा। ये चीजें आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से मिलने वाली हैं। इस वीडियो में जो मैंने बैंकिंग स्टॉक शामिल किए हैं वो 4 से 5 वो बैंक हैं जो रिटेलर्स फेवरेट बैंक हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 बात करूंगी येस बैंक। हमने डिस्कस किया है, उसके बाद आगे आने वाली वीडियो में आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। फर्स्ट येस बैंक रहेगा अपना, सेकंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रहेगा, थर्ड एसबीआई बैंक रहेगा, चौथा अपना पीएनबी रहेगा और पांचवा अपना इंडसइंड बैंक, लेटेस्ट वाला बैंक जहां पे लेटेस्ट अभी कुछ होके चुका है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी येस बैंक। येस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाला हर आदमी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में नए हैं ना और अगर अभी आपने पैसा लगाना शुरू किया है, तो येस बैंक वो पहली कंपनी होगी जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहेंगे। 2 बड़े कारण है। एक तो बैंकिंग स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक को हर रिटेलर ट्राई करना चाहता है, उन्हें लगता है कि बैंकिंग स्टॉक है सबसे इजी स्टॉक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप बैंकिंग सेक्टर को डील करने जाए ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि बैंकिंग स्टॉक और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसी चीज है जो अगर आपने बहुत केयरफुली होके पैसा नहीं लगाया ना और यहां पैसा गलती से आपका ट्रैप हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा ये वल्नरेबल रहते हैं लॉन्ग टर्म। यहाँ पे आप देखेंगे कि डी ग्रोथ आपके स्टॉक की हो सकती है, आपका स्टॉक 2, 3, 4, 5 साल के लिए आपको कैद करके रख सकता है। तो इसलिए बैंकिंग स्टॉक को सिलेक्ट करते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। जितना इजीली लोग पैसा बैंकिंग स्टॉक्स में लगा देते हैं ना, मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको पैसा लगाना ही है तो प्लीज बैंकिंग स्टॉक वो लास्ट सेक्टर होना चाहिए जिसमें आपको बहुत ही कम मेहनत के साथ पैसा लगाना है। जब भी पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगाएंगे ना, तो वो सबसे ज्यादा आपसे मेहनत मांगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम के चांसेस होते हैं बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज में, और वो भी खास करके छोटे छोटे और नए बैंक जितने खुल रहे हैं ना, उनमें स्कैम के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक एक बैंक के बारे में, कौन सा बैंक किस तरह का है और उसमें हमें क्या किया जाना चाहिए,
बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझनी है, मैं आपको सिर्फ वो मेरी इंफॉर्मेशन दूंगी कि मैं उस बैंक में पैसा क्यों नहीं लगाती हूँ, उसका रीजन मैं दूंगी। आपको मेरी रिकमेंडेशन को, आपको मेरी इंफॉर्मेशन को अपनी इंफॉर्मेशन में शामिल करना है, अपने रिसर्च में शामिल करना है, आगे उस पर अपना और फंडामेंटल करना है और टेक्निकल करना है। देखो ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूं ना, ये मेरे फंडामेंटल एनालिसिस का बेस है, लेकिन इसके बाद भी मैं बहुत सारी चीजों पे और आगे चल के फंडामेंटल करती हूँ। लेकिन ये वो बड़े रीजन है जिनकी वजह से मैं इन स्टॉक्स में क्या और कब और कैसे क्या चीजें करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट यस बैंक पे बात करेंगे। 6th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कॉमा ब्रैकेट में रखना चाहूंगी वो ये है कि 6th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, ऑलरेडी एक बैंक जो 6th लार्जेस्ट मतलब जो 6th पोजीशन पे है। तो जब भी मैं आपको एक आपको अपना कहते हैं ना कि मंत्रा देना चाहूंगी कि जब भी आप किसी सेक्टर को डील करते हैं ना, तो उसमें केवल टॉप 5 चीजों तक आपको अपने आप को सीमित रखना है। आपको जाना ही नहीं है 6th 7th 8th 9th और 10th कंपनी पे। वाई? जब आप अपना पैसा लगाने ही जा रहे हैं तो उस सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके आगे मैं कभी भी किसी सेक्टर के शेयर पे पैसा नहीं लगाती। तो पहली बात तो ऑलरेडी ये आपको पता चल गया किस तरह का बैंक है। 6th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, जबकि पैसा लगाना ही है तो ऊपर के फर्स्ट 5 बैंक्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इस बैंक की ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। तो केवल 1200 ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर इंडिया येस बैंक की हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आगे किस तरह से और बैंक्स के कंपैरिजन में कि किस तरह से और बैंक्स इससे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो येस बैंक केवल 1200 बैंक्स के साथ में इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट में डील कर रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी जो येस बैंक में प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से मैं किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूं, मैं क्यों येस बैंक को डील नहीं करती, मैं क्यों येस बैंक में निवेश नहीं करती और मुझे क्यों नहीं लगता कि येस बैंक एक मल्टी बैगर बन सकता है, तो उसका ये बड़ा रीजन है। 2017 तक ये बैंक बहुत प्रोमिनेंट बैंक्स की श्रेणी में था, लेकिन 2017 में होता है एक बड़ा खुलासा, और वो ये आरबीआई की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया जाता है कि इनके जो सीईओ साहब थे मिस्टर राणा कपूर, उनको आरबीआई ने हटा दिया, अपदस्थ कर दिया। और उसका रीजन था किसी तरह का बैंकिंग फ्रॉड और किसी तरह की बैंकिंग माल इंफॉर्मेशन चल रही थी, बैंक के बैलेंस शीट पे गलत चीजें दिखाई जा रही थी, लोन्स बैंक द्वारा दिए गए थे उनको अच्छे से प्रॉपरली बैंक की बैलेंस शीट पे दर्शाया नहीं जा रहा था। और उसके बाद आरबीआई ने सीधा आरोप लगाया था कि बैड लोन्स की अंडर रिपोर्टिंग बैंक द्वारा की जाती है। मतलब कंपनी के पास जितने बैड लोन्स इकट्ठे हो चुके हैं ना, उनका कंपनी द्वारा उनको पब्लिक नहीं किया जाता और कुछ ना कुछ बहुत सारे अकाउंट्स बैंक द्वारा छुपाए जा रहे हैं। किसी तरह का कुछ स्कैम होने के चांसेस हैं। तो ये सब के चलते आरबीआई ने मिस्टर राणा कपूर को उनके सीईओ पद से हटा दिया था और ये बैंक के लिए बहुत बड़ा झटका था। और उसके बाद बैंक लगातार नीचे और नीचे गिरता चला आ रहा था। बैंक ऑलमोस्ट 200 रुपए से गिरना शुरू हुआ था और आज की डेट में बैंक एक पेनी स्टॉक बन के रह गया है। केवल 10 रुपए से लेके 25 रुपए के बीच में एक जगह है जहां पे बैंक पिछले 4, 5, 8, 10 सालों से ट्रेड कर रहा है। तो आप एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर किसी एक बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा है, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व रहता है और डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व है, और इस तरह के बिजनेस में, बैंकिंग बिजनेस में जहां पे डायरेक्ट कैश उपलब्ध है ना, वहां पे स्कैम करना बहुत ईजी होता है। और वो भी अगर किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसके हाथ में पूरा बैंक है ना, उस केस में तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो इस तरह के बैंक्स में अगर आपको लगता है एक बैंक जो 200 रुपए से गिर के, एक इतने बड़े स्कैम के बाद गिर के और आज वो 20 रुपए पे है, तो जरूर बहुत बड़ी दिक्कत बैंक में चल रही है, जिसकी वजह से वो बैंक आज उसको कोई इन्वेस्टर और कोई बड़ा म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहता। और ऐसे में केवल नया रिटेलर होता है जिसे वो पेनी स्टॉक लुभाता है, जिसे लगता है कि वो 20 रुपए के 2000 स्टॉक लेके कल को वो 1 करोड़ रुपए बना लेगा। तो ये आपको मैं बता दूं कि इस तरह के बैंक्स में अगर नए रिटेल इन्वेस्टर बिना जाने समझे और बिना किसी तरह का स्टडी रिसर्च करके वो अगर स्टॉक में एंट्री लेते रहेंगे,
तो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर बात करूं पेनी स्टॉक में, तो छोटी मोटी न्यूज बेस ट्रेडिंग आप होते हुए येस बैंक में जरूर देखते रहोगे, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी अगर अपॉर्चुनिटी आप येस बैंक में देखते हो तो आपको फिर थोड़े बहुत टाइम बाद हताशा और निराशा ही हाथ आएगी। 2022 में इस कंपनी के लगभग 48,000 करोड़ रुपए के स्ट्रेस्ड लोन को दर्शा 2022 में इस कंपनी के लगभग 48,000 करोड़ रुपए के स्ट्रेस्ड लोन को सेल किया गया था, और उन स्ट्रेस्ड लोन को सेल करने के बाद केवल 6,000 करोड़ रुपए की रिकवरी अभी तक हो पाई है। एक बहुत बड़ा अमाउंट अभी भी रिकवर बैंक का नहीं हो पाया है। आप समझ रहे हो, लगभग 50,000 करोड़ रुपए में से केवल 6,000 करोड़ रुपए रिकवर होना बहुत ही खराब बात है। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं, जब भी मैं कोई भी बैंकिंग स्टॉक लेने जाती हूं ना, तो उसके इस तरह की न्यूज़, पास्ट 10 इयर्स की न्यूज़ पे मेरा ध्यान ज़रूर जाता है कि क्या इस बैंक में अभी तक कोई स्कैम तो नहीं हुआ। अगर किसी बैंक में लास्ट 10 ईयर में कोई बड़ा स्कैम हुआ है जहां पे उसके सीईओ या फिर इस तरह के बड़े किसी अधिकारी को के द्वारा हटाया गया है, तो डेफिनेटली वो एक रेड फ्लैग होता है, एक रेड सिग्नल होता है उस कंपनी के लिए, उस बैंक के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है ना, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से मैं येस बैंक को कभी भी अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करती। छोटा मोटा टेक्निकल चार्ट पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कभी दिखती है तो कभी कभी ट्रेड कर लिया करती हूँ, बट अगर लॉन्ग टर्म रखने की बात करूँ, मैं इसको कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रखती। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझना है, मैं सिर्फ आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये बैंक में कुछ भी इंटरेस्ट है और आपने उसमें कुछ भी करने की कोशिश की और आपको लॉस या प्रॉफिट होता है, आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। मैं अपना रीजन बता रही हूं कि मैं येस बैंक को क्यों नहीं लेती। कोई भी बैंकिंग सेक्टर को लेते वक्त मेरा ध्यान इन सब चीजों पे जाता है। बैंकिंग स्टॉक्स सबसे ज्यादा सेंसिटिव कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, और अगर इस सेंसिटिव कैटेगरी को आप बहुत इनसेंसिटिवली डील करना चाहेंगे ना, तो ये आपको आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा लॉस करवा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बैंक है, जो रिटेलर्स फेवरेट है, जहां पे सबसे ज्यादा रिटेलर आके पैसा लगाना चाहते हैं ना, तो नेक्स्ट हम जिस स्टॉक पे बात करना चाहेंगे वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा जो रिटेलर पैसा लगाता है ना, येस बैंक के बाद में सबसे नेक्स्ट उसका पैसा लगता है, नेक्स्ट उसका ध्यान जाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। तो एक चीज तो आपको ये बता दूं, 2017 में ये बैंक नया बैंक खुला है। कोई भी कंपनी जितनी पुरानी होती है, और खास करके बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करूं ना, किसी अदर सेक्टर में आप 5-7 साल पुरानी कंपनी में पैसा लगा देना, लेकिन जब भी आपको बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना है ना, तो उसके लिए केवल पिछले 5-6-7 साल की हिस्ट्री होना बहुत ही ज्यादा कम होता है। आप देख रहे हो येस बैंक कितना पुराना बैंक है, और उस कितने पुराने बैंक में 2017 में एक स्कैम होता है, उसके बाद बैंक 200 रुपए से गिर के और 20 रुपए पे होता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैं ये नहीं कह रही यहां भी ऐसा स्कैम हो सकता है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी नया खुला है, नहीं पता इनके जो टॉप मैनेजमेंट है उनके मन में क्या चल रहा है, टॉप मैनेजमेंट किस तरह का है, इंटेग्रिटी का पता चलते चलते बहुत टाइम लग जाता है किसी भी बैंक के बारे में, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, 2017 में आया हुआ बैंक है, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपना पैसा रिस्क पे लगा सकते हैं, और आपको रिस्क पे लगाना ही है तो बहुत सोच समझ के और अपने स्टडी रिसर्च करके लगाओ। मैं अपने रीजन बता रही हूँ कि मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैसा क्यों नहीं लगाती हूँ। नंबर 1, पहली बात है, 2017 में आया है, किसी भी इतनी नई कंपनी पे मैं पैसा नहीं लगाती हूँ। जब भी मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ वो कंपनी कम से कम 20 साल पुरानी हो। 20 से 25 साल पुरानी कंपनी के बहुत सारे मैटर्स पब्लिक हो चुके होते हैं, उसका जो टॉप मैनेजमेंट है, उसका नेचर, बिहेवियर, उसके बारे में मार्केट को पता होता है। लेकिन इतनी नई आने वाली कंपनी के साथ दिक्कत यही होती है कि बहुत सारी चीजों का अभी खुलासा होना बाकी है। मेरे पास बहुत हार्ड अर्न मनी है, तो उस हार्ड अर्न मनी को मैं सबसे सेफेस्ट हाथों में रखना चाहती हूं। तो किसी भी इतनी नई कंपनी पे मैं पैसा लगाना उचित नहीं समझती। जब भी बात करूं मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की, लॉन्ग टर्म अपने शेयर होल्डिंग की, तो वो मैं हमेशा उस तरह की कंपनी को चूज करना पसंद करती हूं जहां पे जो कंपनी कम से कम 10-20 साल पुरानी हो। और बैंकिंग सेक्टर के लिए 2017 बहुत ही नई कंपनी मानी जाएगी। फिलहाल कंपनी की 1000 ब्रांचेस हैं। आप देखो, येस बैंक के पास 1200 ब्रांचेस थी, तो येस बैंक से भी कम ब्रांचेस फिलहाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास हैं। और अगर फिलहाल इसका जो रिसेंट आज में जो
बात कर रही हूँ ये मैं बात कर रही हूँ अगस्त 2025 की, और अगस्त 2025 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस वक्त एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है टेक्निकल चार्ट पे। हालांकि स्टॉक में अभी तेजी जरूर थी, लेकिन एक हेड एंड शोल्डर बने हुए स्टॉक में थोड़ा गिरावट की संभावना ज्यादा रहती है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझनी है, ना ही तो मैं स्टॉक को सेल करने जा रही हूँ, ना ही मेरे पास ये स्टॉक होल्डिंग में था। मैं जस्ट आपको अपनी एनालिसिस करके बता रही हूँ। मैंने जब इस स्टॉक का एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, तो टेक्निकल एनालिसिस के वक्त इस कंपनी में एक बना हुआ था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और वह हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद तो कंपनी में वैसे भी एक गिरावट की गुंजाइश बन जाया करती है एज अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट सेज कि अब कंपनी थोड़ा बेयरिश मोड पे जा सकती है। तो एक ऐसी कंपनी जो इतनी नई खुली है और उसके बाद भी जहां पे अभी नेगेटिव चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, तो उसके बाद में और सबसे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेड सिग्नल मुझे इसमें लगाना, इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग इस वक्त कंपनी में 45% है। आप समझो आप कैसे और क्यों किसी कंपनी को मल्टी बैगर बनते हुए देख सकते हो जिसको ऑलरेडी एक 45% जिसको पब्लिक लेके बैठी है। आपको ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोई भी कंपनी कभी भी रिटेलर होल्डिंग वाली कंपनी मल्टी बैगर नहीं बनती है। अगर रिटेल इन्वेस्टर, आप समझो अगर बड़े इंस्टीट्यूशन को उस कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होता, उस कंपनी में बहुत ज्यादा होप होती, तो यहाँ पे बहुत बड़ा चंक म्यूचुअल फंड्स के पास होता, बड़े डीआईआईस के पास होता। लेकिन यहां होप सिर्फ और सिर्फ नए रिटेलर्स को दिख रही है। इस वजह से रिटेलर्स इस कंपनी का 45% मालिक बना हुआ है। रिटेलर वो पर्सन होते हैं जिन्हें उस कंपनी के बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता, ना वो उनकी एजीएम्स अटेंड करते, ना वो कंपनी के बिजनेस में किसी तरह का योगदान करते। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिसके ऑलमोस्ट 50% मालिक हम जैसे रिटेल होल्डर्स हैं, जिनको कंपनी के बिजनेस से और डे टू डे वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उसका स्टॉक लेके बैठे हैं। वहीं अगर इस कंपनी के ये मेजॉरिटी जो होल्डिंग होती वो प्रोमोटर ग्रुप के हाथ में होती, या फिर डीआईआईस के हाथ में होती, या फिर एफआईआईस के हाथ में होती बड़ी, जहां पे वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो एक्चुअली कंपनी के बिजनेस का भी ध्यान रखते हैं और एक्चुअली एजीएम्स भी अटेंड करते हैं। अगर कोई बड़ा म्यूचुअल फंड जिसने वहां पे 200-500 करोड़ रुपया लगाया हुआ है ना, वो कंपनी की एजीएम भी अटेंड करेगा, वो कंपनी के जो वहां मैनेजमेंट है उससे क्वेश्चन भी करेगा, वो कंपनी पे प्रॉपर नजर निगरानी भी रखेगा। लेकिन अगर हम जैसे लोग जो 50% शेयर होल्डर बने हुए हैं ना, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है अपने प्रॉफिट से। तो ये इस तरह का एक बिजनेस जिसके 50% मालिक इस तरह के लोग बने हुए हैं, तो कैसे वो कंपनी ग्रोथ करेगी या कैसे वो कंपनी आगे चलेगी। तो इनफैक्ट सच बताऊं तो इस तरह की कंपनीज तो ऑलवेज आपको कोई छोटा मोटा एक स्पाइक, एक फ्लक्चुएशन देने के अलावा कभी भी मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए मैंने नहीं देखा, जहां पे ऑलरेडी रिटेल होल्डिंग इतनी ज्यादा बैठी हो। बहुत ही मुश्किल से म्यूचुअल फंड इस तरह की कंपनी में पैसा लगाते हैं जहां पे ऑलरेडी 50% रिटेल लेके बैठा है, और बिना बड़े इन्वेस्टर के, बिना बड़े एफआईआईस के, बिना बड़े डीआईआईस के कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं देता। क्योंकि जब भी शेयर ऊपर की तरफ चढ़ेगा ना, उस ऊपर की तरफ जाने के लिए जिम्मेदार कभी भी हम रिटेलर्स के 10,000, 50,000, 20,000 रुपए नहीं होते। वहां पे बड़े इन्वेस्टर का बड़ा मनी आना जरूरी है, तभी केवल स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। तो 50% के लगभग कंपनी में शेयर होल्डिंग होने की वजह से और नया बहुत ही ज्यादा नई बैंकिंग स्टॉक होने की वजह से मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना कभी भी नहीं चाहती, ना ही लॉन्ग टर्म के लिए, ना शॉर्ट टर्म के लिए, ना कैसे भी। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक आता है, थर्ड इंपॉर्टेंट बैंक जिसमें सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक पैसा लगाता है, वो बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं कुछ अच्छी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो भी पर्सन समझदार है ना, और जिनको भी लगता है कि कहीं पैसा लगाएं लेकिन कहाँ लगाएं, तो उस केस में एसबीआई बैंक, अगर बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं पता है ना स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उसको मैं ये कह सकती हूँ कि एसबीआई बैंक फिर भी किसी हद तक, कुछ हद तक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कंपनी चूज करने का। उसका रीजन है कि एसबीआई इस वक्त फॉर्च्यून
500 इंडिया लिस्ट की वो टॉप 5 कंपनीज जो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में शामिल हैं। फॉर्च्यून 500 इंटरनेशनल लेवल की वो लिस्ट है जिसमें सारे देशों की टॉप कंपनीज को शामिल किया जाता है, और इसमें भारत की तरफ से केवल 5 कंपनी शामिल हैं, जिनमें वर्तमान अगर साल की बात करूं तो वो रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, अपना आईओसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, एलआईसी हो गया, और उसके साथ ही एसबीआई। ये 5 सेक्टर, ये 5 बैंक्स इस वक्त ऐसे, ये 5 कंपनीज इस वक्त ऐसी हैं जो फॉर्च्यून 500 में शामिल हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जिन 5 कंपनीज का इतना अच्छा एक इमेज है, उस कंपनी में आप पैसा आपका सुरक्षित है ये मान के आपको चलना पड़ेगा। हाँ, रिटर्न कितना आएगा ये डिपेंड करेगा कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। रिटर्न, स्टॉक्स पे रिटर्न आना और पैसा सुरक्षित रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपका पैसा सुरक्षित रहेगा इसकी गारंटी है अगर आपने पैसा फॉर्च्यून 500 कंपनीज में लगाया है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए हैं और आप ये सीखना चाहते हैं कि आपका लगाया, जब तक आप स्टॉक मार्केट को समझें, जब तक आप प्रॉफिट निकालना सीखें, आपका पैसा एटलीस्ट सेफ हेवेंस में पार्क्ड रहे, तो उसके लिए ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी की सारी भी इतनी ही अच्छी हैं, लेकिन यस, फॉर्च्यून 500 लिस्ट की ये एसबीआई वाली कंपनी मुझे वो सेफ हेवन के तौर पे मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में एसबीआई का नाम होना बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद मैं बात करूंगी, फिलहाल बैंक जो है ना 13 to 15% का लोन ग्रोथ भी कर रहा है। देखिए, एक बैंकिंग बिजनेस के लिए अगर बात करूँ ना, लोन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी बैंक का जो मेन प्रोडक्ट है, जो उसे सेल करना है, जिससे उसे सबसे ज़्यादा इनकम होती है ना, देखो इसके अलावा तो बैंकिंग में सारे खर्चे ही खर्चे हैं। केवल एक लोन ही ऐसे होता है जो बैंक लोन हम लोगों को देता है, या क्लाइंट को, कस्टमर को, या फिर कॉर्पोरेट्स को देता है ना, जिस पे उसे इनकम होती है। तो लोन एक तरह से कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट जितना ज्यादा सेल होगा ना, उतनी ज्यादा उस कंपनी के पास प्रॉफिट्स आएंगे, वो कंपनी ग्रोथ करेगी। तो कोई भी कंपनी अगर 13 to 15% उसका प्रोडक्ट की सेल ग्रोथ हो रही है ना, तो दैट मीन्स वो एक अच्छी कंपनी है, वो कंपनी सस्टेनेबल है, वो कंपनी लॉन्ग टर्म में टिकी रहेगी। देखो, प्रोडक्ट जब तक बिकता रहेगा तब तक कंपनी टिकी रहेगी, ये वाली बात सारे सेक्टर्स पे लागू है। और जहां बात है बैंकिंग सेक्टर की, लोन की, और किसी कंपनी का लोन इतना अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, दैट मीन्स वो कंपनी अगले 10 साल भी जीवित रहेगी, अगले 20 साल भी जीवित रहेगी। ठीक है, तो ये सेकंड गुड चीज है इस कंपनी के साथ में, एसबीआई बैंक के साथ में, कि लोन ग्रोथ 13 to 15% है। इसके बाद जो एक नेगेटिव फीचर मुझे इस बैंक में लगता है ना, तो वो ये है कि लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इस बैंक का। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है ना, उसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर की बात करूं ना, जब भी गवर्नमेंट को कोई स्कीम लागू करनी होती है, जब भी गवर्नमेंट को किसी स्कीम के तहत पैसा लगाना होता है ना, या लोगों को पैसा बांटना होता है किसी स्कीम का, तो वो एसबीआई के थ्रू किया जाता है। तो ये बैंक उसके जितना भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं अपने, है ना, जितनी भी गवर्नमेंट सरकारी योजनाएं हैं, उन सब का पैसा देने का जो मेन पॉइंट है ना, वो एसबीआई है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहां भी सरकार इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो सुरक्षित तो डेफिनेटली है। आपका लगाया पैसा हिलेगा तो नहीं, रिटर्न कितना देगा ये डिपेंड करेगा कि बिजनेस कितना करता है बैंक, कितनी उसकी बिजनेस में ग्रोथ है, ये सारी चीजें डिपेंड उस पर करेंगी। लेकिन हाँ, अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की मैं बात करूँ ना, तो उस केस में ये बैंक आपको एक बहुत ही सेफ हेवन, सेफेस्ट हेवन दे सकता है, क्योंकि जहां पे इतना ज्यादा सरकार डिपेंडेंट है ना, वो बैंक आपको धोखा दे ही नहीं सकता। उस बैंक का कोई प्रमोटर कुछ भी नहीं कर सकता, सरकार हमेशा उस पर निगरानी रखे हुए है, क्योंकि बहुत सारी सरकारी योजनाएं केवल और केवल एसबीआई के कंधों पे है। तो डेफिनेटली एसबीआई बैंक बिल्कुल नए रिटेल इन्वेस्टर जिसे शेयर मार्केट का कुछ नहीं पता, उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन डेफिनेटली हो सकता है। इसके बाद मैं सेकंड जो बात करना चाहूंगी ना, नेक्स्ट मेरा बैंक लेना चाहूंगी ना, वो है अपना पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम पीएनबी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पीएनबी की बात करूं ना, तो इस वक्त प्रेजेंटली जो भी बिजनेस है, जो भी मार्केट कैप है, उसके हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की श्रेणी में इस वक्त पीएनबी आता है। तो पीएनबी देखो, जो अगर 3 ही बड़े बैंक हैं, अगर जब भी बैंकिंग की बात करेंगे, या तो बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर पीएनबी, या फिर एसबीआई।
तो मुझे ऐसा लगता है जब भी आपको सरकारी बैंक्स में पैसा लगाना है ना, तो आपको अपनी स्टडी रिसर्च में इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, मुझे लगता है कि ये 3 बैंक तक आपके, अगर आप न्यू रिटेल इन्वेस्टर हैं तो ये 3 बैंक तक आपकी स्टडी एंड रिसर्च इससे बाहर, इसके दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। रीजन, वैसे ही ये सेक्टर बहुत सेंसिटिव है और इसमें आपको बहुत सेंसिटिवली इश्यूज को वन बाय वन डील करना होता है, वन बाय वन आपको इस पर स्टडी रिसर्च करना होता है। कुछ अच्छी चीजें इस बैंक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। लगभग 2022 में बैंक का जो एनपीए था ना, वो लगभग 12% हुआ करता था। बहुत बड़ा रेशो होता है 12% किसी बैंक का लोन जो है वो एनपीए में चेंज हो जाना, और वो 12% फिलहाल केवल 4% रह गया है। जो भी इनके बैड लोन्स थे वो रिकवर कर लिए गए हैं, जो एनपीएस थे वो रिकवर कर लिए गए हैं फिलहाल बैंक ने। तो एक बहुत बड़ा जो एनपीए में इनका पैसा, कैपिटल फंसा हुआ था, वो बैंक को वापस मिल चुका है। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। और इनफैक्ट जब भी इतनी बड़ी, वहीं अगर मैं येस बैंक की बात करूं तो येस बैंक का जो 50,000 करोड़ लगभग, जो 48,000 करोड़ लगभग 2022 में स्ट्रेस्ड लोन जो सेल उन्होंने किया था ना, उसमें से केवल 6,000 करोड़ की रिकवरी हो पाई है। वहीं अगर बात करूं पीएनबी की, तो अगर आप येस बैंक को लेना चाहते हैं ना, तो येस बैंक से मुझे लगता है, मैं बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, अपनी और फर्दर स्टडी रिसर्च करना है कि येस बैंक में केवल 50,000 करोड़ में से केवल 6,000 करोड़ की रिकवरी हुई है। लेकिन अगर बात करूं पीएनबी की, तो पीएनबी के जो एनपीएस थे ना, वो 2022 में 12% से घट के अब केवल 4% रह गए हैं। तो आप देखो, अगर परसेंटेज वाइज टर्म्स में आपको मैं वैसे बताऊं तो लगभग 75% बैंक ने जो एनपीए है उनमें कटौती की है, और फिर केवल बैंक के पास 25% जो एनपीए का रेशो उनके पास 2022 में था, उसका केवल 25% रहा है। तो जब बात करें कंपैरिजन की, तो कंपैरेटिव अगर पीएनबी की ग्रोथ आप देख रहे हैं कि वो कहीं ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू येस बैंक। तो आप जब भी किसी भी स्टॉक को लेने जाते हैं ना, तो उसको, उस स्टॉक का परफॉर्मेंस आपको दूसरे अदर बैंक के परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर जरूर करना है, ठीक है। ना ही तो मैं पीएनबी में इन्वेस्टेड हूं, ना ही मैं येस बैंक में इन्वेस्टेड हूं। मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूं, वो इंफॉर्मेशन जो मेरे स्टडी रिसर्च का पार्ट होता है। जब भी मैं कोई स्टॉक फाइनली लेती हूं, तो उस स्टॉक को फाइनल लेने से पहले मेरे पास बाकी अदर स्टॉक की क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, जिनको भी मैं छोड़ती हूँ उनको छोड़ने के पीछे के रीजंस होते हैं। तो अगर येस बैंक और पीएनबी की बात करूँ ना, तो येस बैंक के कंपैरिजन में पीएनबी फार बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर भी पीएनबी में थोड़ी होप दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन अभी चार्ट पे फिलहाल अगस्त 2025 की बात करूं तो चार्ट पे अभी वीकनेस है। चाहे कोई भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, जब तक उसका चार्ट उसके साथ नहीं होता, जब तक टेक्निकल एनालिसिस, जब तक टेक्निकल चार्ट पैटर्न उसका साथ नहीं दे रहा होता, तब तक उस स्टॉक में बाइंग सेंटिमेंट्स नहीं आते। क्योंकि आजकल आप जानते हो ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा एआई से भी ट्रेड करता है। तो जो भी एआई से जितनी ट्रेडिंग होती है ना, वहां पे फंडामेंटल बिल्कुल वर्क नहीं करते। इसलिए वो जो एआई की पकड़ में अगर आप आना चाहते, मतलब एआई के फेवर, जिधर एआई ट्रेड के लिए बोल रहा है, अगर आप भी उधर ट्रेड लेना चाहते हो ना, इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। क्योंकि टेक्निकल चार्ट को रीड करके ही एआई ट्रेडर लोगों को बाय और सेल के सिग्नल देता है। उनको फंडामेंटल नहीं पता है, उनको न्यूज का नहीं पता, उनको हिस्ट्री का नहीं पता, उनको किसी और बिजनेस किसी चीज से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ केवल और केवल चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करने हैं। तो एक बड़ा ट्रेडिंग का हिस्सा जब इस तरह की प्रैक्टिसेस करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको उसके अगेंस्ट वर्क नहीं करना। तो टेक्निकल चार्ट जब तक किसी भी स्टॉक में बुलिश सिग्नल नहीं देते, मैं एंट्री नहीं करती। मैं थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखती हूँ। मेरा जो सिद्धांत है ना, वो फंडामेंटली गुड स्टॉक प्लस टेक्निकल बुलिश, जो टेक्निकल चार्ट पे भी बुलिश शो हो रहे होते हैं ना, मैं उन स्टॉक्स में जाके एंट्री करती हूँ, ताकि मेरा पैसा सेफ भी रहे। देखो, जो नए आने वाले लोग हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि कहाँ पैसा लगाना है, तो उनका पहली प्रायोरिटी तो होना चाहिए पैसा सेफ रहे। लेकिन अगर आपको नॉलेज भी हो गया है, टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, फंडामेंटल भी आता है, चार्ट की समझ भी है, तो उस केस में आपको पैसा सुरक्षित के साथ साथ अब आपको ग्रोथ भी चाहिए। यह आपका सेकंड मतलब सीढ़ी होगी शेयर मार्केट में सक्सेस जर्नी की। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने
मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग फिलहाल जो पंजाब नेशनल बैंक है वो इस वक्त बुल सिग्नल नहीं दे रहा है। अगस्त 2025 की में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, फिलहाल टेक्निकल चार्ट पे बेयरिश सेंटिमेंट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से पीएनबी भी फिलहाल थोड़ा, अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा आप अपना और स्टडी रिसर्च करें, आपका टेक्निकल क्या कहता है, आपका फंडामेंटल क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें एंट्री एग्जिट जो भी करना है। मेरा फिलहाल मेरा टेक्निकल चार्ट इसमें एंट्री की सजेशन मुझे नहीं देता, मेरा ट्रेडिंग सेटअप नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट बात करना चाहूंगी इंडसइंड बैंक पे। हाल फिलहाल में इंडसइंड बैंक ने लगभग 1 महीने तक न्यूज़पेपर की सुर्खियां बटोरी थी और 1 महीने तक न्यूज़पेपर में बहुत जोर से छाए रहने के बाद इंडसइंड बैंक कहीं ना कहीं ठंडा होते हुए दिख रहा है। एक तो बहुत बड़ी गिरावट एक दिन आई ही थी जब जिस वक्त इंडसइंड बैंक में ये खबरें आई थी कि इंडसइंड बैंक अपने माइक्रो फाइनेंस अकाउंट्स को अच्छे से उसको वहां पे अंडर रिपोर्टिंग, ये ऑलमोस्ट ये वो सेम सा केस आप मान सकते हो जो आपको कहीं ना कहीं येस बैंक में 2017 में होते हुए दिखाई दिया था ना, कि रिपोर्टिंग ही नहीं प्रॉपर हो रही है, जो माइक्रो फाइनेंस खाते हैं उनमें गड़बड़ियां हैं। इस तरह के आरोप इंडसइंड बैंक पे लगे हैं और इस तरह के आरोप किसी भी बैंक पे लगना कि वहां पे अकाउंट्स बैलेंस शीट में ही कुछ प्रॉब्लम छेड़छाड़ की जा रही है बैंक के द्वारा, तो एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की को पदों से भी हटाया गया था। ये भी आपने देखा था, बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट्स को की रीअपॉइंटमेंट हुई थी, नए चेंज हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं जैसे ही मुझे किसी बैंक में दिखती है ना, तो मैं उस बैंक को अपने एंट्री क्राइटेरिया से हटा देती हूँ। मैं उस तरह के बैंक में एंट्री नहीं करती हूँ जहां पे किसी तरह के कोई स्कैम की चर्चाएं या फिर किसी तरह के कोई मॉल फंक्शनिंग की चर्चाएं जब किसी स्टॉक के बारे में न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनाने लगती है ना। आपको भी ये बहुत बेहतरीन तरीका बता रही हूँ बुरे स्टॉक में फंसने से, अगर आप बचना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि इंडसइंड बैंक बुरा स्टॉक है या कोई और स्टॉक बुरा स्टॉक है, मैं अपना क्राइटेरिया बता रही हूँ। जैसे ही मैं किसी भी स्टॉक के बारे में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में कुछ भी बुरा देखती हूँ ना, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के मन में शंका पैदा करता है, वो उसमें पैसा नहीं लगाता। डीआईआईज उसमें पैसा नहीं लगाते, एफआईआईज तो बिल्कुल नहीं लगाते। एफआईआई कभी भी स्कैम वाली कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। जिस कंपनी की नेगेटिव न्यूज मार्केट में, नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में है ना, देखो ये बात बता दूं आपको, स्टॉक मार्केट सारा का सारा सेंटिमेंट ड्रिवन है। आप सेंटिमेंट के साथ चलोगे आप जीत जाओगे, अगर आपने अगेंस्ट सेंटिमेंट पैसा लगाया तो आपका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक ऐसा बैंक जिसमें कि सेंटिमेंट ही नेगेटिव है, जिसमें कि उसकी खबरें ही नेगेटिव है, उसमें जाके पैसा लगाना, और वो भी स्कैम, और वो भी बैंकिंग जैसा। ठीक है, क्योंकि इनको रिसेंटली इनकी जो लोन बुक थी उसमें माइक्रो फाइनेंस जो खाते थे उसमें इन्होंने कुछ गड़बड़ियां की थी। इसके चलते आरबीआई से इनको काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था, बहुत सारे रेजिग्नेशन भी हुए। तो इस वजह से जो इंडसइंड बैंक है वो भी मेरी कैटेगरी से आउट है। तो ये बड़े बड़े मेजर मेन इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये बैंक्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे ये तो समय ही बताएगा, इनके फंडामेंटल और इनके टेक्निकल ही बताएंगे किस तरह से सबसे बेस्ट बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। स्टॉक चूज करते हुए वो कौन से एनालिसिस, वो कौन से पैरामीटर्स आपको अपने स्टडी में शामिल करने हैं। अगर आप ये मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग स्टॉक चूज करते वक्त, ताकि आप बेस्ट बैंक को चूज करो। वो इन पैरामीटर्स कौन से हैं, वो किन किन चीजों को देख के आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये वाला बैंक बेस्ट है और अगले 10 साल के लिए बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर ये आप सब जानना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस पे मेरा एक बहुत शानदार कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं मेरे अपने तरीके कि मैं किस तरह से कोई बैंकिंग स्टॉक चूज करती हूँ, मेरे वो पैरामीटर क्या है, मैं किस तरह से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करती हूँ, ये सारा मेरा कोर्स का पार्ट होगा। लेकिन इसके अलावा बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो में मिलने वाली है। मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक्स को, जो आपके फेवरेट हैं, उन बैंक्स को डिस्कस कर रखा है। और अगर इन बैंक्स की ये इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है ना, तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में शुरुआत में आने के वक्त आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको लॉस नहीं होना चाहिए, आपका कैपिटल ट्रैप नहीं होना चाहिए। जिस भी दिन आपने इस उद्देश्य से पैसा लगाना स्टॉक मार्केट में शुरू कर दिया ना, जिस भी दिन आपने सेफ हेवेंस को खोजना शुरू कर दिया ना, उस दिन से आपका पैसा और पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक
आप केवल दो रुपए के ट्रेड, 100 रुपए के ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, ये ट्रेड, वो ट्रेड, यहाँ पे आप उलझे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी, बहुत बड़े बड़े लॉसेस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपको जानना होगा कि अगर लॉन्ग टर्म स्टॉक पिक करने हैं तो आपको उस सेक्टर के इस तरह की जो बारीक इंफॉर्मेशन है जो आपको मैं इस वीडियो में देने जा रही हूं, वो सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, अपने किसी फ्रेंड के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कर देना जो दिन रात ट्रेडिंग करते रहते हैं और दिन रात स्टॉक खोजते रहते हैं, दिन रात येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में पैसा लगाने के बारे में सोचते रहते हैं। उन लोगों तक मेरा ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।